दामिनी और राजेश का वैवाहिक जीवन दिल्ली की चकाचौंध भरी दुनिया और शहर की तेज रफ्तार में उलझा हुआ था। दोनों ही नौकरी पेशा थे। सुबह से शाम तक ऑफिस की भागदौड़ में व्यस्त रहते थे। घर की जिम्मेदारियों को संभालना उनके लिए किसी पहाड़ चढ़ने जैसा था। दामिनी को खाना बनाना कभी पसंद नहीं रहा। बचपन से ही वो अपनी माँ या घर की काम वाली बाई पर निर्भर रही थी। शादी के बाद भी उसका यही रवैया रहा, या तो बाहर से खाना मंगवाना या फिर काम वाली से बनवाना। लेकिन ये रास्ता भी अब मुश्किल लगने लगा था, क्योंकि काम वाली का खाना न सिर्फ स्वादहीन था बल्कि उसकी कीमत भी आसमान छू रही थी। दूसरी ओर राजेश एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था, जिसके लिए घर का खाना सिर्फ भोजन नहीं बल्कि प्यार और यादों का प्रतीक था। एक ठंडी सर्दियों की शाम जब राजेश ऑफिस से थका हारा घर लौटा, उसने देखा कि दामिनी सोफे पर बैठी फोन में व्यस्त थी। रसोई में कोई हलचल नहीं थी और खाने का कोई अता पता नहीं था। जैसे ही उसने जूते उतारे और सोफे पर बैठने की कोशिश की, दामिनी ने अपनी शिकायतों का पिटारा खोल दिया। सुनो, सोसाइटी में जो नई कामवाली आई है वो 2 टाइम का खाना बनाने के लिए 6,000 रुपए मांग रही है, और खाना भी ऐसा कि खाने के बाद मन और पेट दोनों दुखी हो जाते हैं। नमक ज्यादा, मसाले कम, सब्जियां बेस्वाद। सचमुच इनके हाथों का खाना खाकर मेरा चेहरा और सेहत दोनों खराब हो रहे हैं। समझ में नहीं आता अब क्या करें। राजेश ने थकी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया। अब कर भी क्या सकते हैं दामिनी, तुम्हें तो खाना बनाने में जरा भी रुचि नहीं है। या तो बाहर से मंगवाओ या फिर काम वाली से बनवाते रहो। और कोई रास्ता दिखता है क्या? उसकी आवाज में हल्की सी झुंझलाहट थी, लेकिन वो इसे छिपाने की कोशिश कर रहा था। दामिनी ने बात को हल्का करने की कोशिश में कहा, छोड़े इन बातों को, तुम ये बताओ तुम्हें किसके हाथों का खाना सबसे ज्यादा पसंद था? राजेश की आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। वो पल भर के लिए खो गया, जैसे कोई पुरानी याद उसे वापस अपने गांव की उस छोटी सी रसोई में ले गई हो। मुझे मेरी माँ के हाथों का खाना आज भी याद है, उसने धीमे स्वर में कहा। क्या स्वाद था उनके हाथों में। माँ जो भी बनाती थी उसमें एक जादू सा होता था। लौकी की सब्जी जिसे लोग नागभों से कूटकर खाते हैं, वही माँ बनाती थी तो हम भाई बहन उंगलियां चाटते रह जाते थे। उनकी दाल में वो तड़का, वो हल्का सा घी का स्वाद और वो प्यार, सब कुछ अब भी जैसे जीभ पर ताजा है। राजेश ने कहा तो दामिनी ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। मैंने भी मम्मी जी के हाथों का खाना खाया है। जब हम शादी के बाद गांव गए थे, उनका बनाया हुआ कढ़ी चावल और आलू की सूखी सब्जी आज भी याद है। सचमुच ऐसा स्वाद न रेस्टोरेंट में मिलता है, न ही किसी कामवाली के हाथों में। उसने एक ठंडी सांस ली और फिर बोली, तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती, या कभी उनके हाथों का खाना खाने का मन नहीं करता? राजेश ने गहरी सांस ली, जैसे दामिनी का सवाल उसके दिल के किसी कोमल हिस्से को छू गया हो। ये कैसी बातें कर रही हो दामिनी, माँ की याद किसे नहीं आती। लेकिन अब क्या करें, माँ की उम्र हो गई है। अब वो पहले की तरह रसोई में घंटों खड़े होकर खाना नहीं बना सकती। जब तक दीदी घर पर थी सब कुछ संभला रहता था, पूरा घर भरा भरा सा लगता था। दीदी की शादी के बाद मैं कुछ साल माँ के साथ रहा, लेकिन फिर पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। उसके बाद नौकरी लगी और फिर ये शहर की जिंदगी। घर में रहा ही कहाँ। उसकी आवाज में एक हल्की सी उदासी थी, जैसे वो उन पुराने दिनों को फिर से जीना चाहता हो, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उसे उससे बहुत दूर कर दिया था। दामिनी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। वो समझ रही थी कि राजेश के लिए ये सिर्फ खाने की बात नहीं थी, ये उसकी माँ के प्यार, बचपन की यादों और उस घर की गर्माहट की बात थी जो अब सिर्फ यादों में बची थी। उसने सोचा शायद उसे भी कुछ कोशिश करनी चाहिए। क्यों ना हम मम्मी जी को कुछ दिन के लिए यहाँ बुला लें, उसने सुझाव दिया। वो आएंगी, थोड़ा समय हमारे साथ बिताएंगी और शायद मैं भी उनसे कुछ खाना बनाना सीख लूं। क्या ख्याल है? राजेश ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर मुस्कुराया। तुम और खाना बनाना, ये तो सूरज पश्चिम से उगने जैसी बात है। दोनों हंस पड़े, लेकिन इस हंसी में एक नई उम्मीद थी। शायद कुछ पुरानी यादों को फिर से जीने का मौका।
और शायद एक नई शुरुआत करने का वादा। दामिनी के दिमाग में एक सुनियोजित योजना तेजी से घूम रही थी। वो राजेश के स्वभाव और उसकी कमजोरियों को बखूबी समझती थी, खासकर ये कि वो अपनी माँ ममता जी से कितना गहरा जुड़ाव रखता है। दामिनी को लगता था कि अगर वो इस भावनात्मक रिश्ते का चतुराई से इस्तेमाल करे तो घर की रसोई की सबसे बड़ी समस्या यानी रोजमर्रा का खाना बनाने की जिम्मेदारी का हल निकाला जा सकता है। उसने सोचा अगर सास ससुर को घर बुला लिया जाए तो न सिर्फ रसोई का काम संभल जाएगा बल्कि वो खुद भी घरेलू जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपनी जिंदगी को और आजादी से जी पाएगी। उसने अपने प्लान को अमल में लाने का फैसला किया और राजेश से बात शुरू की। वो एक दिन मौका देखकर राजेश के पास बैठी और धीरे से बोली, तुम्हें मम्मी जी की कभी चिंता नहीं होती? वो और पापा जी वहाँ गांव में अकेले रहते हैं। इस उम्र में दोनों एक दूसरे का सहारा तो हैं, लेकिन सारा काम खुद ही मैनेज करते होंगे। क्या हमारा उनके प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? दामिनी का लहजा इतना भावुक और चिंतित था कि राजेश का मन तुरंत पिघल गया। उसने उदास स्वर में जवाब दिया, हाँ दामिनी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मम्मी पापा वहाँ अपने घर में सेटल हैं। इस उम्र में वे एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। मैं चाह कर भी उन्हें यहाँ नहीं ला सकता क्योंकि उन्हें शहर की जिंदगी पसंद नहीं आएगी। दामिनी ने देखा कि राजेश की भावनाएं जाग रही हैं। उसने तुरंत अपनी योजना को और आगे बढ़ाया। वो बोली, तो क्या हुआ? हम उनके लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते? और उन्हें अलग करने की बात कौन कर रहा है? मेरा तो कहना है कि हम मम्मी पापा को यहाँ बुला लें। तुम्हें भी माँ के हाथ का खाना मिलेगा जो तुम्हें इतना पसंद है और हमारा घर भी भरा भरा रहेगा। अभी तो सिर्फ हम दोनों हैं, कितना सूना सूना लगता है। अगर मम्मी पापा यहाँ होंगे तो घर में रौनक हो जाएगी। दामिनी की बातों में इतनी गर्मजोशी और स्नेह था कि राजेश की आंखें चमक उठी। वो भावुक होकर बोला, दामिनी, तुम कितनी अच्छी हो, मेरे माता पिता के लिए इतना सोच रही हो। सचमुच अगर मम्मी पापा यहाँ आ गए तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। मैं एक बार मम्मी से बात करता हूँ, अगर वे मान गए तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। कितने दिन हो गए उनके साथ रहे। दामिनी ने राजेश की इस प्रतिक्रिया को देखकर मन ही मन मुस्कुराया। उसका पहला कदम कामयाब रहा था। अब अगला कदम था अपनी माँ को इस योजना में शामिल करना। अगले ही दिन उसने अपनी माँ शीला को फोन किया। शीला जी, जो खुद रसोई के कामों से हमेशा दूर रही थी और हमेशा दूसरों पर निर्भर रहती थी। दामिनी ने अपनी योजना बताई तो शीला जी हंसते हुए बोली, वाह बेटी, तूने तो कमाल का दांव खेला है। अगर तुम्हारी सास घर में रहेगी तो तुझे रसोई में कदम भी नहीं रखना पड़ेगा। मुझे तो आज भी याद है जब तुम्हारी दादी घर में थी। मैं बस इतना कह देती थी कि मुझे कुछ नहीं आता और सारा काम वो संभाल लेती थी। तू भी वही कर, अपनी सास को थोड़ा इमोशनल कर और देख, सारा काम अपने आप हो जाएगा। दामिनी और उसकी माँ ने मिलकर योजना को और पुख्ता किया। दोनों ने तय किया कि ममता जी को इस तरह मनाया जाए कि वे खुद ही शहर आने को तैयार हो जाएं। रविवार का दिन था और राजेश कुछ सामान लेने के लिए बाजार गया था। दामिनी ने मौका देखकर ममता जी को फोन लगाया। बातचीत शुरू हुई और ममता जी ने बेटे बहू का हालचाल पूछा। दामिनी ने बड़े ही दुखी और नाटकीय अंदाज में कहा, मम्मी जी, अब क्या बताऊं, राजेश की तबीयत तो काम वाली के बनाए खाने से बिगड़ती ही जा रही है। न स्वाद न पौष्टिकता, ऊपर से काम वाली इतने पैसे लेती है और खाना ऐसा बनाती है कि हमारी आधी तनख्वाह तो दवाइयों में ही चली जाती है। मैं भी तो नौकरी करती हूँ मम्मी जी, मैं क्या करूँ? दिन भर ऑफिस में रहने के बाद रसोई के लिए समय नहीं निकल पाता और फिर थक भी तो जाती हूँ। ममता जी, जो अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी, ये सुनकर चिंतित हो गई। उन्होंने तुरंत अपने पति मोहन जी को सारी बात बताई। मोहन जी, जो हमेशा से थोड़े व्यवहारिक और सतर्क स्वभाव के थे, उन्होंने समझाने की कोशिश की। वे बोले, ममता, तुम भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। राजेश अब कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो अपना घर संभाल सकता है और आजकल की पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के साथ रहने में दिक्कत होती है। हमें उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ममता जी का ममता भरा दिल कहाँ मानने वाला था। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी रचना को फोन लगाया और सारी बात दोहराई।
रचना, जो अपनी भाभी दामिनी के स्वभाव को अच्छी तरह से समझती थी, उसने थोड़ा सोच विचार कर जवाब दिया। वो बोली, माँ, मैं तो दामिनी के स्वभाव से वाकिफ हूँ। मुझे लगता है कि वो कुछ न कुछ चाल चल रही है, लेकिन मैं आपको वहां जाने से मना नहीं करूंगी। राजेश और दामिनी दोनों नौकरी करते हैं, तो रसोई की समस्या तो आएगी ही। पर माँ, आपकी भी तो उम्र हो गई है, इतनी भागदौड़ आपके लिए ठीक नहीं है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो एक बार जाकर उनसे मिल लीजिए, पर वहां का माहौल देखकर और कुछ दिन रहकर ही कोई फैसला करना। रचना की बातों ने ममता जी को और उलझन में डाल दिया। एक तरफ बेटे की सेहत की चिंता थी, तो दूसरी तरफ पति और बेटी की सलाह। ममता जी ने सोचा कि कम से कम एक बार तो शहर जाकर देखना चाहिए। उन्होंने दामिनी को फोन किया और कहा, बेटा, मैं और तुम्हारे पापा जी एक हफ्ते बाद शहर आ रहे हैं। राजेश की तबीयत की बात सुनकर मुझे चैन नहीं पड़ रहा। हम कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। दामिनी ने फोन पर खुशी का नाटक करते हुए कहा, मम्मी जी, आप यहाँ आ रही हैं? ये सुनकर कितनी खुशी हुई। आप चिंता मत करिए, हम सब मिलकर सब ठीक कर लेंगे। दामिनी ने फोन रखते ही अपनी माँ को ये खबर सुनाई। शीला जी ने हंसते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, बस थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा करो और सासू माँ खुद चल कर आएंगी। अब तू आराम से अपनी जिंदगी जी और रसोई का सारा काम ममता जी संभाल लेंगी। दामिनी मन ही मन मुस्कुराई। उसकी योजना अब तक तो पूरी तरह कामयाब रही थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि सास ससुर के आने से घर का माहौल बदलने वाला है और शायद कुछ नई चुनौतियां भी सामने आएंगी। फिर भी अभी के लिए वो अपनी चतुराई पर इठलाते हुए खुश थी। मोहन जी ने 4 दिन बाद का टिकट करवाया और दोनों बेटे बहू के पास पहुंच गए। उस रोज दामिनी ने जानबूझकर काम वाली से ममता जी के लिए खाना बनवाया और उसमें तेल मसाला ज्यादा डलवा दिया। उसका इरादा साफ था। वो चाहती थी कि ममता जी को खाना इतना तीखा और भारी लगे कि वे खुद रसोई की जिम्मेदारी ले लें। जैसे ही ममता जी ने खाना खाया, उनका चेहरा लाल हो गया और वे तुरंत बोली, ये क्या बनाया है? इतना तेल और मसाला? कल से तुम लोग ये खाना नहीं खाओगे, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। दामिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने मौके की नजाकत को समझा और तुरंत कामवाली को खाना बनाने की जिम्मेदारी से हटा दिया। उसने सिर्फ सब्जी काटने और बाकी छोटे मोटे कामों के लिए एक नई कामवाली रख ली। अब ममता जी रोज सुबह जल्दी उठकर रसोई में लग जाती। वे बड़े प्यार और मेहनत से स्वादिष्ट खाना बनाती। कभी राजेश के लिए उसकी पसंदीदा दाल बाटी, कभी दामिनी के लिए पनीर की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे। दामिनी को जैसे मनचाहा मौका मिल गया था। वो अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त होकर दिन भर आराम करती। कभी टीवी देखती, कभी फोन पर दोस्तों से घंटों गपशप करती और कभी सोशल मीडिया पर समय बिताती। समय ऐसे ही बीतता रहा। करीब 6 महीने से ज्यादा समय हो चुका था। ममता जी की दिनचर्या अब रसोई के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का खाना सब कुछ वे ही संभालती थीं। मोहन जी, जो अपने बेटे राजेश के ठीक होने तक उनके साथ रहने आए थे, ये सब चुपचाप देख रहे थे। उन्हें दामिनी का आलसी रवैया और ममता जी की मेहनत का फायदा उठाने की चाल समझ में आ रही थी। एक दिन जब ममता जी रसोई में टिफिन तैयार करने में व्यस्त थीं, मोहन जी ने कहा, ममता, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। दामिनी, जो पास ही सोफे पर बैठकर फोन स्क्रॉल कर रही थी, तुरंत बोली, पापा जी, मम्मी जी हमारे लिए टिफिन बना रही हैं, आप थोड़ी देर बाद चाय पी लीजिएगा। मोहन जी को दामिनी का ये रवैया नागवार गुजरा। उन्होंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, बहू, तुम्हारी सास रसोई में दिन रात खट रही है, तुम मेरे लिए 1 कप चाय भी नहीं बना सकती? अगर तुम खाना बनाना नहीं सीखोगी तो कल को अपने बच्चों को कैसे खिलाओगी? उनके लिए तुम्हारे हाथ का खाना तो सपना ही रहेगा। तुम्हारे बच्चों को अपनी माँ के हाथ के स्वाद का एहसास भी नहीं होगा। दामिनी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, पापा जी, मेरे मायके में तो कई रसोइये हैं, मेरी माँ ने आज तक रसोई में कदम भी नहीं रखा, फिर मैं क्यों खाना बनाऊं? मुझे तो ये सब आता ही नहीं। इतना कहकर वो वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। मोहन जी चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहे। उन्हें दामिनी की बातें सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन साथ ही चिंता भी हुई। वे सोचने लगे
कि ममता जी की उम्र अब रसोई में दिन रात मेहनत करने की नहीं रही। फिर भी दामिनी की वजह से वे खुद को थका रही थीं। करीब 1 घंटे बाद ममता जी मोहन जी के लिए चाय लेकर आईं। मोहन जी ने चाय का प्याला थामते हुए गंभीर स्वर में कहा, ममता, तुम अपनी उम्र का जरा भी ख्याल नहीं करती। बहू को कुछ सिखाने की बजाय तुम उसकी आदतें और बिगाड़ रही हो। कब तक तुम यूं ही रसोई में खटती रहोगी? तुम्हारे पास तो मेरे लिए 1 कप चाय बनाने का वक्त भी नहीं है। अब राजेश भी तो ठीक हो चुका है। चलो, अब हमें अपने घर वापस चलना चाहिए। ममता जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे आप ही कैसी बातें करते हैं? अपने बच्चों के लिए खाना बनाना तो हर माँ का सुख है। मुझे तो रसोई में समय बिताना बहुत पसंद है। इसमें थकान कैसी? मुझे तो मजा आता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उनके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उनकी बेटी रचना थी। रचना ने माँ की आवाज सुनते ही कहा, माँ, आपकी आवाज में थकान सी क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? ममता जी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बेटा, कुछ नहीं, बस अभी अभी तुम्हारे भैया और भाभी के लिए नाश्ता बनाया और टिफिन तैयार करके दिया। तुम्हारे पापा को लगता है कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती, इसीलिए थोड़ा नाराज हैं। जरा उनसे बात करो। मोहन जी ने फोन लिया और रचना को सारी बात विस्तार से बताई। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी भाभी दामिनी की चालाकी में शुरू से दिख रहा हूँ। वो अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए तुम्हारी माँ को रसोई में उलझाए रखती है। तुम्हारी माँ की भी तो अब उम्र हो गई है, उन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन वो दिन रात खट रही है। रचना ने एक गंभीर स्वर में कहा, पापा, मैं तो पहले ही माँ को दामिनी के स्वभाव के बारे में बता चुकी थी। वो बस अपने आराम के लिए आप लोगों को वहाँ बुलाकर रख रही है। अगर आप या माँ बीमार पड़ गए तो सोचिए वहाँ आपकी देखभाल कौन करेगा? माँ को अब रसोई में इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। राजेश भैया पूरी तरह ठीक है। मेरी मानिए, आप लोग अब अपने घर वापस चली जाइए। मोहन जी ने रचना की बातों पर गहराई से सोचना शुरू किया। उन्हें लग रहा था कि रचना की बात में दम है। ममता जी की सेहत और उनकी उम्र को देखते हुए अब घर वापस लौटना ही बेहतर था। दूसरी ओर ममता जी अभी भी अपने बच्चों के लिए कुछ करने की खुशी में खोई थीं और उन्हें दामिनी की चालाकी का अंदाजा शायद उतना नहीं था। लेकिन मोहन जी का मन अब ठान चुका था कि वे जल्द ही ममता जी को समझाकर अपने घर लौट जाएंगे, ताकि ममता जी को वो आराम मिले जिसकी उन्हें अब सख्त जरूरत थी। मोहन जी और ममता जी अपने बेटे राजेश और बहू दामिनी के साथ समय बिताने उनके घर आए थे, लेकिन उनके मन में एक अनकहा दर्द था। वे अपने बेटे से इस बारे में बात करना चाहते थे कि अब इस घर में उनका जी नहीं लगता, लेकिन शब्दों को तलाशते हुए वे उधेड़ बुन में फंस जाते। दूसरी ओर ममता जी अपने बेटे और बहू के लिए हर दिन रसोई में मेहनत कर रही थीं, क्योंकि राजेश को अपनी माँ के हाथ का खाना बेहद पसंद था। लेकिन ममता जी की उम्र अब वो नहीं रही थी कि वो घंटों रसोई में खड़े होकर काम कर सकें। डॉक्टर ने उन्हें लंबे समय तक खड़े रहने से मना किया था, क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता था। फिर भी ममता जी अपने बेटे की खुशी के लिए चुपचाप ये बोझ उठा रही थी। एक दिन राजेश की बहन रचना ने अपनी भाभी दामिनी को फोन किया। रचना का मन अपनी माँ की चिंता में डूबा था। उसने हल्के फुल्के अंदाज में बात शुरू की, भाभी, माँ के हाथों का खाना खाकर आपको अपनी माँ की याद तो आ गई होगी। दामिनी ने जवाब में हल्का सा मजाकिया लहजा अपनाया, नहीं दीदी, मुझे तो रसोइयों के हाथ के खाने की आदत है। वैसे मम्मी जी का खाना इतना स्वादिष्ट है कि भला किसे याद नहीं रहेगा। पर हाँ, आपके भाई को अपनी मम्मी के खाने की याद आती थी। रचना ने बात को गंभीरता की ओर मुड़ा। हाँ, माँ खाना तो अच्छा बनाती हैं, लेकिन भाभी, क्या आपको नहीं लगता कि अब उनकी उम्र रसोई में काम करने की नहीं रही? उनके घुटनों का दर्द बढ़ रहा है। दामिनी ने तुरंत जवाब दिया, दीदी आप चिंता न करें, हम मम्मी जी का पूरा ख्याल रखते हैं। रचना को दामिनी का जवाब सुनकर थोड़ा गुस्सा आया। उसने तीखे लहजे में कहा, ख्याल रखते हैं? अगर आप सचमुच माँ का ख्याल रखती तो अपनी रसोइया को काम से न निकालती। बच्चों को माँ के खाने का स्वाद पसंद है, ये ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बुढ़ापे में माँ को रसोई की जिम्मेदारी सौंप दें। माँ को तकलीफ होगी तो बेटी को तो दुख होगा ना। रचना की बात सुनकर दामिनी को गुस्सा आ गया। उसने सारा गुस्सा राजेश पर निकाला और कहा, तुम्हारी बहन को लगता है कि मैं तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं रखती। क्या मैंने मम्मी जी को कभी रसोई में काम करने के लिए मजबूर किया है? वो अपनी खुशी से करती है।
राजेश परेशान होकर अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, क्या आपको इस घर में कोई तकलीफ है? दीदी ने दामिनी को फोन करके बहुत कुछ कहा है। ममता जी चुप हो गईं। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी मोहन जी ने बात संभाली। वे गंभीर स्वर में बोले, राजेश, सोचो, दूर बैठी तुम्हारी बहन को अपनी माँ की तकलीफ दिख गई, लेकिन तुम और तुम्हारी पत्नी को क्या हुआ? तुम दोनों बस ममता के खाने का स्वाद लेते रहे, लेकिन उसके घुटनों का दर्द, उसकी कमजोर होती सेहत नहीं देखी। बहू को अगर सास का दर्द समझ आता तो रचना को अपनी माँ के लिए बोलने की जरूरत ही न पड़ती। दामिनी ने खुद को बचाने की कोशिश की। पापा जी, मैंने तो मम्मी जी को कई बार कहा कि आप बैठकर खाना बनाइए, लेकिन वे सुनती ही नहीं। मोहन जी ने गहरी सांस ली और बोले, देखा बहू, तुमने फिर अपनी समस्या का समाधान ढूंढा, सास की तकलीफ नहीं देखी। तुमने ममता को सास नहीं बल्कि रसोइया समझ लिया। हम पहले दिन से समझ गए थे कि तुमने हमें क्यों बुलाया, लेकिन ममता का माँ का दिल अपने बेटे की खुशी के लिए चुप रहा। राजेश चुपचाप सुन रहा था। मोहन जी ने उसकी ओर देखकर कहा, बेटा, तुम्हें अपनी माँ के खाने का स्वाद तो याद रहा, लेकिन ये भूल गए कि डॉक्टर ने उसे लगातार खड़े रहने से मना किया है। हमने अपने घर में भी खाना बनाने वाली रखी है ताकि तुम्हारी माँ को आराम मिले। तुम अपनी पत्नी का इतना ख्याल रखते हो, मुझे भी तो अपनी पत्नी का ख्याल रखना है, इसलिए कह रहा हूँ, 2 दिन बाद के हमारे जाने की टिकट बुक करवा दो। रात में ममता जी ने मोहन जी से चिंतित स्वर में कहा, हमारा एक ही बेटा है, आपने इतना कुछ कह दिया, कहीं वो और बहू नाराज ना हो जाएं। मोहन जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, ममता, अगर राजेश को अपनी माँ का जरा सा भी दर्द महसूस होगा तो वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा। अब तुम इस मोह माया को छोड़ो। तुमने बहुत दिन अपने बेटे को अपने हाथों से खाना बनाकर खिला दिया, अब अपना ख्याल करो और सो जाओ। 2 दिन बाद जब मोहन जी और ममता जी जाने लगे तो राजेश का चेहरा उदास था। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए प्यार और पछतावा दोनों झलक रहे थे। मोहन जी ने विदा लेते वक्त दामिनी से कहा, बहू, एक बात याद रखना, जब माँ अपने बच्चे को अपने हाथों से बनाकर निवाला खिलाती है तो रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। लोग पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन रिश्ते कमाना भूल जाते हैं। रसोई का काम सीख लो, वरना कल को तुम्हारे बच्चे तुमसे कहेंगे कि तुमने हमें क्या बनाकर खिलाया, जिसका स्वाद हम याद रखें। मोहन जी और ममता जी के जाने के बाद दामिनी को फिर से रसोई के लिए काम वाली रखनी पड़ी। राजेश ने उदासी भरे लहजे में कहा, दामिनी, माँ इतने दिन यहाँ थी, काश तुम उनसे कुछ सीख लेती। दामिनी को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि वो पैसे तो कमा रही थी, लेकिन अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना तक नहीं बना पा रही थी। उसने धीरे धीरे रसोई में रुचि लेना शुरू किया। उसने ममता जी से फोन पर रेसिपी सीखी और रात का खाना खुद बनाने लगी। इससे न केवल उसका और राजेश का स्वास्थ्य बेहतर हुआ, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नई गर्माहट आई। जब ममता जी को ये पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे अब फोन पर दामिनी का हौसला बढ़ाती और उसे नई नई रेसिपी सिखाती। बीच बीच में मोहन जी और ममता जी अपने बेटे बहू से मिलने आते। हर बार उनके बीच का रिश्ता और मजबूत होता। रचना भी फोन करके सबका हालचाल लेती और अपनी माँ की सेहत के बारे में पूछती। ये कहानी केवल खाने और रसोई की नहीं थी, ये उन अनकही भावनाओं की कहानी थी जो परिवार को जोड़ती हैं। दामिनी को अब समझ आ गया था कि रिश्ते सिर्फ लेने से नहीं बल्कि देने से बनते हैं। वो ममता जी की सिखाई रेसिपी बनाती और राजेश को खिलाती। राजेश की आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी जो बचपन में अपनी माँ के हाथ का खाना खाते वक्त होती थी। ममता जी भले ही अब अपने घर में थी, लेकिन उनका दिल अपने बेटे और बहू के लिए हमेशा धड़कता रहता था। अब उन्हें यकीन था कि दामिनी ने अपनी जिम्मेदारी समझ ली है। इस तरह ये परिवार नई शुरुआत के साथ और करीब आ गया और उनके रिश्तों में प्यार और समझदारी की मिठास खुल गई। अब परिवार में संतुलन आ गया, रिश्ते अब मजबूत हो गए और हर मिलन खुशी का मौका बन गया। ममता जी खुश थी कि बहू बदल गई और राजेश को अपनी माँ के साथ साथ पत्नी के हाथ का स्वाद भी मिलने लगा। ये कहानी परिवार के उन मूल्यों की याद दिलाती है जो समय के साथ भुला दिए जाते हैं, लेकिन सच्चा प्यार उन्हें फिर से जिंदा कर देता है।
दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।